नाम शीतल है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं अभी 25 साल की हो चुकी हूँ और मेरी शादी को अभी 10 महीने ही हुए हैं। मेरा ससुराल गाँव में है और मेरे पति बैंक में नौकरी करते हैं। इसी कारण वो महीने में 1-2 बार ही मेरे पास मिलने आ पाते हैं, क्योंकि मेरा ससुराल गाँव में है और मेरे पति रोहन को शहर में ही रहना पड़ता है। हम घर में 3 ही लोग रहते हैं, मैं, सासू माँ और मेरा देवर कमल। कमल की भी इस बार 12वीं क्लास पास हो गई थी और वो भी अब घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा था। कमल की उम्र भी लगभग 20 साल से ज़्यादा ही थी और वो देखने में भी मेरे जितना ही लगता था। मैं कमल को कभी नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा देवर जी कहकर ही बुलाया करती थी, क्योंकि मुझे देवर जी कहना अच्छा लगता था और वो भी मुझे भाभी जी ही बोलता था। जब से कमल की 12वीं क्लास पूरी हुई थी, तब से मेरा मन भी घर में लगने, क्योंकि पहले मुझे घर पर अकेले ही दिन गुजारना पड़ता था, क्योंकि सासू माँ अक्सर बीमार रहती है तो वो हमेशा कमरे में आराम ही करती रहती है और मुझसे बातें करने वाला भी कोई नहीं होता। इस बार रोहन को आए 2 महीने हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब की बार छुट्टियां नहीं मिली थी, इसीलिए अब मैं भी बेचैन रहने लगी थी। वैसे मैं रोज़ उनसे फ़ोन पर बातें किया करती थी, लेकिन बातों से मन नहीं भरता था। इसी कारण मैं अपना मन बहलाने के लिए कमल के पास चली जाती थी। मैं और कमल रोज़ाना देर रात तक आपस में बातें किया करते थे और कमल मुझे हमेशा कहता था कि भाभी जी, मुझे भी आपके जैसी ही बीवी ला कर देना। कमल जब भी मेरी तारीफ़ करता मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन आज सुबह जब मैं उसे चाय देने के लिए गई तो उसका फ़ोन देखकर चौंक गई। कमल चाय पी रहा था और जब मैंने उसका फ़ोन संभाला तो उसके फ़ोन पर मेरी फ़ोटो का वॉलपेपर लगा हुआ था। यह देखकर मैंने कमल से पूछा कि देवर जी, यह क्या, आपने मेरी फ़ोटो का वॉलपेपर क्यों लगा रखा है? तो कमल बोला कि भाभी जी, बस ऐसे ही मन किया तो लगा लिया, आप कहो तो अभी हटा देता हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वैसे फ़ोटो तो बहुत अच्छी आई है मेरी। तभी कमल बोला, भाभी जी आप हो ही सुंदर, तो फ़ोटो तो अच्छी आएगी ही ना। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। आज घर में लाइट नहीं थी, इसीलिए मैं पूरी पसीने से भीग चुकी थी। जब कमल रसोई में आया तो मुझे पसीने से भीगा देखकर पंखे से हवा देने लगा। तभी मैंने उससे कहा कि आज तो देवर जी को बड़ी दया आ रही है मुझ पर। तो कमल बोला कि नहीं भाभी, इसे दया नहीं दुलार कहते हैं, और आप तो पसीने में भीगी हुई हैं और भी सुंदर लग रही हो। मैं रोटियां बनाने के लिए आटा तैयार कर रही थी, तभी मेरे बाल बार बार मुंह पर आ रहे थे। मेरे हाथ आटे में थे, इसीलिए मैंने कमल को बोला कि देवर जी, जरा आप इन बालों को पीछे बांध दीजिए। कमल पहले तो शर्माया और उसके बाद धीरे धीरे बालों को जूड़ा करने लगा। इसके बाद मैं गैस पर रोटियां बनाने लगी। कमल वहीं मेरे पास बैठ गया, मुझे हवा देने लगा। तभी मैंने बातों ही बातों में कमल से पूछा कि अच्छा देवर जी, यह बताओ, आपने फ़ोन में मेरा वॉलपेपर क्यों लगा रखा था? और कमल बोला कि कुछ नहीं भाभी, आपसे कहा तो सही कि बस ऐसे ही मन किया तो लगा लिया। तभी मैंने कहा कि मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, मुझे पता है बात कुछ और ही है, बस तुम मुझसे छिपा रहे हो। मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ कमल मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं उसकी भाभी लगती थी, इसीलिए वो बस कहने में शर्माता था। मुझे भी कमल अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पति तो होते नहीं थे, इसीलिए धीरे धीरे मुझे कमल में ही अपने पति नजर आने लगे थे। इसके बाद मैं सासू माँ को खाना दे आई थी तथा उन्हें दवाइयाँ भी दे दी थी। मैं और कमल हमेशा साथ में ही खाना खाया करते थे, इसीलिए कमल अपने कमरे में मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने जल्दी से हाथ मुँह धोए और हम दोनों का खाना लेकर कमल के कमरे में चली गई। उसके बाद हमने साथ ही खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं कमल के पास ही बैठ गई और उससे बातें करने लगी। मैंने कमल को कहा कि आपको पता है देवर जी, कल शाम को आपके भैया का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि अभी 1 महीने से पहले उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सच बताऊं तो मेरा उनके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आपको तो पता नहीं होगा, पर हर पत्नी की एक ज़रूरत होती है जिसे वो ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा कहते कहते मैं बिल्कुल मायूस सी हो गई थी और कमल भी कहने लगा था कि कोई बात नहीं भाभी, बस 15-20 दिनों की बात है, भैया आ जाएंगे। तभी मैंने कहा नहीं देवर जी, मेरा तो एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा है, पर आप मत उदास होइए, मैंने खामखा आपको परेशान कर दिया। तभी कमल बोला कि नहीं भाभी जी, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, नौकरी भी तो ज़रूरी है ना।
तभी मैं बेड से खड़ी हुई और कमल के पैरों के पास बैठ गई और उससे बोली कि देवर जी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे दे दोगे? प्लीज़ मुझे मना मत करना। तभी कमल भी अचानक से खड़ा हो गया और मुझे पैरों में बैठा देखकर उसने कहा कि अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आप पहले खड़ी होइए और बेड पर बैठिए। उसने मुझे खड़ा करके बेड पर बैठा दिया और कहने लगा, बस कीजिए, अब आप चुप रहिए और शांत हो जाइए। और वो मेरा सर दबाने लगा, लेकिन मैं फिर भी बोले जा रही थी, देवर जी, अब जो भी हो मेरे लिए आप ही हो। मुझे पता है आप बहुत अच्छे लड़के हो और मेरा ख्याल भी रखते हो। बस आप एक बार मेरी बात मान जाइए, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे लिए बस अब आप ही हो जो रोहन की कमी पूरी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस दुख में अब और नहीं जी सकती। मुझे पता है कि यह सब गलत है, पर प्लीज़ आप मेरी बातों को भी समझने की कोशिश करिए ना। देवर जी, प्लीज़ मान जाइए ना। क्या आप अपनी भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उस समय मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था तथा शरीर भी तपने लगा था और मुझे बुखार आ गया था। तभी कमल भी कहने लगा कि ठीक है भाभी, ठीक है, आप जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस आप शांत हो जाइए। इसके बाद कमल मुझे बुखार वाली दवाई देकर माथे पर ठंडी पट्टियाँ करने लगा। फिर शाम तक जाकर मैं नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर भी पूरा बुखार नहीं उतरा था। फिर शाम को जब मैं काम करने लगी तो कमल ने मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया और उसी ने खाना बनाया। मैं तो बस रसोई में उसके पास बैठी थी। जब कमल खाना बना रहा था तो मैं उससे माफ़ी भी मांग रही थी कि सॉरी देवर जी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन वही भी कमल मुझे ही डांट रहा था कि आप चुप रहिए भाभी, फालतू की टेंशन लेकर बीमार हो जाती हो। लेकिन फिर भी मैं एक ही रट लगाई थी कि प्लीज़ देवर जी, अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं बोला, बस जो मेरे मन में था अपने आप ही बाहर निकल आया। प्लीज़ आप बुरा मत मानना। वहीं कमल मुझे डांटते हुए बोल रहा था कि कोई बात नहीं भाभी जी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, और अगर आप ऐसे ही करती रहोगी तो मैं फिर भी सच में आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। इसके बाद कमल ही सासू माँ को खाना खिलाकर आया था। फिर मुझे भी उसी ने खाना खिलाया और मुझे सुलाकर वही पास में ही बैठ गया। मैंने कमल को बोला भी कि कोई बात नहीं देवर जी, अब मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, वैसे भी आज थक गए होंगे। तभी कमल बोला कि रुको भाभी, मैं भैया को अभी फ़ोन करता हूँ कि वो सुबह ही आ जाए। हमें ऐसा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप भैया के पास चली जाओ, कुछ दिन में घर संभाल लूँगा। तभी मैं बोली कि अरे नहीं कमल, छोड़ो, अब रहने दो ना। ऐसे ही रोहन परेशान होने लगा। कमल फ़ोन लगाने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोली, अब बस भी करो कमल। मैंने कहा, ना मैं ठीक हूँ, क्यों फालतू में उन्हें परेशान कर रहे हो। उसके बाद जब मैंने कमल का फ़ोन देखा तो उस पूरे से मेरा वॉलपेपर गायब था। तब मैंने कमल से पूछा कि क्या हुआ देवर जी, आपने मेरा वॉलपेपर क्यों हटा दिया? तो कमल कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा कि मुझे पता है आपको आज मेरा बर्ताव पसंद नहीं आया, इसीलिए हटा दिया होगा। तो कमल बोला कि नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, आप तो फिर से शुरू हो गई। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और आप अभी भी मुझे उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी पहले लगती थी। फिर कमल मुझे हंसाने के लिए बोला कि भाभी जी, और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दूध पीना तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं भी नाराज़ सी होकर बोली कि पसंद है तो फिर रसोई में पड़ा है, जाकर पी लो ना। फिर कमल बोला कि वैसे मैंने एक बार भैया को दूध पीते हुए देखा था, तभी से मैं तो आपका फ़ैन ही हो गया, इसीलिए वॉलपेपर पर आपकी फ़ोटो लगा कर रखी थी। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर भाभी जी हंसने लगी और बोली, मुझे पता था देवर जी, आप जितने भोले बाहर से दिखते हो उतने हो नहीं। इसके बाद कमल से बातें करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने बुखार वाली दवाइयाँ भी ली हुई थी। सुबह जब मैं उठी तो कमल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी तथा सासू माँ को देकर मेरे लिए भी कमरे में ही ले आया था। तभी मैंने कमल से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी देवर जी, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, मैं बना लेती। तभी कमल बोला कि भाभी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज आज आपको सिर्फ रेस्ट करना है, सारा काम मैं खुद कर लूँगा। लेकिन फिर मैंने भी कमल की बात नहीं मानी और हमने साथ मिलकर ही खाना बनाया और घर की साफ़ सफाई भी कर दी। सासू माँ भी खाना वाना खाकर घर के बाहर चौकी पर बैठ गई ताकि रास्ते में आते जाते लोगों या गांव की औरतों से मिल सके। घर में मैं और कमल अकेले ही थे। दोपहर को कमल भी मेरे कमरे में ही बैठा था और हम लूडो खेल रहे थे। मैंने फिर कमल से खेल खेल में ही पूछ लिया कि कमल, तुम रात को दूध पीने वाली बात कर रहे थे, सच बताना, मजाक ही कर रहे थे ना, या फिर मेरा दिल रखने के लिए बोला था?
तभी कमल बोला कि अब छोड़ो भी भाभी, रात गई बात गई। लेकिन मैंने फिर उसे जोर देते हुए पूछा कि नहीं, मुझे फिर भी जानना है, तुम बताओ ना। तभी कमल एकदम सीरियस होकर बोला, हाँ भाभी, जो आप चाहती हैं वो भी चाहता हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये गलत है। मेरा भी बहुत मन करता है, कल रात से ही मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है कि मैं भी हाँ कर दूँ, लेकिन हमें समझना होगा भाभी जी। आप तो फिर भी दवाई लेकर सो गई, लेकिन मैं तो पूरी रात से आपको ही देख रहा था। मुझे पता है आपके मन में कोई भी पाप नहीं है और मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ। आप कहो तो मैं आपकी बात भी अभी मान लूँ, लेकिन फिर हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे भाभी जी, और यह तो भैया के साथ भी धोखा होगा। और अगर इस बारे में अगर भैया को पता चल गया तो हमारी एक गलती की वजह से दो परिवार भी टूट सकते हैं। जब कमल ये है सब बोल रहा था तो मेरा चेहरा तो बिल्कुल ही लटक गया था तथा आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं भी कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी आंखों में आंसू देखकर कमल तुरंत चुप हो गया और जल्दी से मेरे आंसू पोंछने लगा और बोला, अरे भाभी, आप रो क्यों रही हो? मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो आपको इतना सब सुना दिया। इसके बाद कमल मुझसे माफ़ी भी मांगने लगा कि सॉरी भाभी, वो पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके थे। तभी कमल बोला कि अच्छा ठीक है भाभी, आप जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा, आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप चुप हो जाइए क्योंकि मैं आपको रोता नहीं देख सकता। तभी मैंने रोते हुए गुस्से में कमल को मारते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ भी करोगे? कल को मैं कहूँगी मैं मर जाऊँ तो क्या मर जाओगे? तुम्हें मुझे समझाने का पूरा हक है और माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए तुमसे। कमल की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो बस किसी भी तरह से मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद कमल ने मुझे पानी लाकर दिया तथा मुंह भी धुलाया। उसके बाद जाकर हम नॉर्मल हुए। फिर मैंने कमल को कहा कि कमल, आज के बाद मैं तुमको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तुमसे सच कहती हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, मेरा खुद पर बस ही नहीं रहता। कमल मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस यही बोल रहा था कि कोई बात नहीं भाभी जी, मैं आपकी बात को समझता हूँ और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ गई, इतना ही बहुत है। इसके बाद कमल ने मुझे कुछ नहीं बताया तथा अपने भैया रोहन को फ़ोन करके घर बुला लिया। दूसरे दिन रोहन भी तुरंत घर आ गए तथा 2 दिन घर पर ही रहे। इसके बाद कमल ने जिद करके मुझे उनके साथ ही भेज दिया ताकि मैं थोड़ा घूम फिर कर नॉर्मल हो जाऊं। अब इन बातों को काफ़ी समय बीत चुका है तथा मैं और कमल इनको याद करके आपस में बहुत हंसते हैं तथा कमल तो मेरी बहुत ही मजाक बनाता है। अगर कमल की जगह कोई और होता तो शायद आज हमारे रिश्ते बिखर चुके होते। तो आपको मेरे जीवन की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर देना।